आज की कहानी की शुरुआत एक ऑर्डिनरी लड़के से होती है जो अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद एक कंसल्टेशन फर्म में काफी टाइम से जॉब कर रहा है। और इस जॉब के होने की वजह से उसकी लाइफ में वैसे तो कोई कमी नहीं, लेकिन पिछले 37 सालों में उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही, जिस बात का उसे मरने तक का अफसोस रहेगा। लेकिन एक दिन अचानक वो खुद को एक दूसरी दुनिया और एक दूसरे शरीर में पाता है, जो अब एक स्लाइम में बदलकर कई सारे गॉब्लिन्स और वुल्व्स के बीच रहकर बड़े बड़े खतरों का सामना करता है। आज टोक्यो का एक सुहावना दिन है और मेन कैरेक्टर मिकामी साटोरो इस दिन का मजा लेते हुए अपने खास दोस्त टामुरा के पास जा पहुंचता है। टामुरा के साथ सावातारी मिहो भी है। शायद आज कहीं मिलकर जाने के प्लान है। सतारो ने सावातारी से कहा कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो रही हो, ऐसा उससे कुछ लोगों से सुनने में आया है। लेकिन टामिरो ने मिहो को बताया कि सतोरो मजाक कर रहा है। टामुरा ने कहा कि क्यों ना किसी अच्छी जगह चलकर याकिनी को खाया जाए, जो सटोरो की मनपसंद डिश भी है। लेकिन तभी सटोरो की जिंदगी बदलने वाले पल आते हैं। एक सनकी आदमी काफी गुस्से में लोगों की भीड़ से निकलता हुआ मिहो की ओर बढ़ रहा है। टुमोरा ने मिहो को बचाने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन टुमोरा को बचाने के लिए सतोरो उनके आगे कूद पड़ा और उस अनजान आदमी के चाकू सतोरो के पीठ में काफी अंदर तक घुस जाता है, जिसके बाद वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। सतोरो को अपने शरीर में दर्द के साथ गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन अचानक एक आवाज उसके कानों में आती है कि इसका निवारण कर दिया गया। सतोरो इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता और एक आवाज उसके कानों में फिर से आई कि सतोरो की दर्द सहने की क्षमता बढ़ चुकी है। उसके शरीर से इस वक्त लगभग आधा खून बह चुका है, इसलिए एक शक्ति ने उसकी बॉडी को खून को बिना रहने के भी काबिल बना दिया है। टोमोरा और मुयो की चिंता उसकी बिगड़ती हालत को देखकर बढ़ती जा रही है। अब सतोरो का शरीर थर्मल फ्लक्चुएशन प्रूफ भी हो चुका है। उसे लगा कि अब बस वो मरने ही वाला है, इसलिए उसने टोमोरा से कहा कि तुम्हें मेरे जाने के बाद मेरी हार्ड ड्राइव को तहस नहस करना होगा ताकि कोई इसका इस्तेमाल ना कर पाए। टोमोरा चाहता था कि उसके और सतावारी के रिश्ते को और मजबूत बनाने में मदद करे। उसने कहा कि मैं मरने के बाद भी तुम दोनों की सलामती की दुआ करूंगा, लेकिन एक इच्छा उसकी अधूरी रह गई। उसने नहीं सोचा था कि उसे वर्जिनी दुनिया से जाना होगा। जो इंसान 30 साल तक लड़कियों से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता रहा, वो खुद को एक जादूगर जितना शक्तिशाली बना लेता है और जैसा 40 साल तक करता है उसे एक भिक्षु बना दिया जाता है। क्योंकि सतोरो ने अपने 40 साल पूरे नहीं किए, इसलिए उसे एक अनोखी शक्ति दी जाती है। सतोरो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ ये बातें कौन कर रहा है, क्योंकि उसे मरते वक्त शांति की जरूरत है। और कुछ ही देर में सतोरो को फिर से होश आने लगा। उसे याद है कि एक गहरा खंजर उसके शरीर के आर पार हो गया था, लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ना तो उसे ठंड का और ना तो गर्मी का एहसास है। सतोरो अपने साथ पैरों को भी महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसे फिर से अपने शरीर में शक्ति का संचार होता दिखता है। सतोरो सोच रहा था कि इस वक्त तो उसे एक हॉस्पिटल में होना चाहिए था, पर वो एक चट्टान पर क्या कर रहा है, इस वक्त वो है कहाँ। ये सब बिल्कुल अजीब है, क्योंकि अब उसने एक पौधे को छुआ तो वह उसके शरीर में घुल गया, और ऐसा कोई इंसान तो हरगिज नहीं कर सकता। पर थोड़ी देर में उसका शरीर पता लगाने लगता है और वो समझ गया कि सतोरो अब एक स्लाइम में बदल चुका है। एक हट्टा कट्टा नौजवान एक जेली के बूंद में बदल चुका है। इसका मतलब ये उसका पुनर्जन्म है। सतोरो को ये सब एक सपना सा लग रहा है, पर कहीं ना कहीं उसे अपने नए रूप से प्यार होने लगा है, क्योंकि उसे ना तो अब कुछ खाने की जरूरत है ना ही सोने की। उसे बताया गया कि वो जो भी चाहे उसे कितनी देर तक भी अपने अंदर समाकर रख सकता है। ये वही आवाज है जो उसका मरने से पहले सुनाई दी थी। सतोरो अब एक प्रेडेटर बन चुका है जो किसी भी चीज को परख कर उसका रूप भी ले सकता है। सतोरो ने अनजाने में उसके लिए प्लांट्स की जांच करने की कोशिश की जो उसने अभी खाए थे। फिर उससे हिपकोटे फ्लावर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। अब हर्ब में एक मैजिकल होता है जिससे सटोरो का नया शरीर एनर्जी ले सकता है। फिर क्या था, उसने उस गुफा में मौजूद सारी हिकोकुतो हर्ब को खाना शुरू कर दिया। जितने ज्यादा वो ज्यादा से ज्यादा मैजिक अपने शरीर में जमा करने लगा। फिर सतोरो से मैजिक स्टोन और का पता लगाकर उसे भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस गुफा का सबसे दुर्लभ और काम का पत्थर है। और अचानक चलते हुए सतोरो पानी में गिर पड़ा, लेकिन उसे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने थोड़ा पानी अपने पेट में भर के वाटर प्रेशर प्रोपराइजेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी रफ्तार के कारण वो एक पत्थर पर जा लगा। पर उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा, क्योंकि सतोरो स्लिम के रूप में अपने घावों को खुद ही बढ़ सकता है। तभी उसे एक भारी भरकम आवाज सुनाई पड़ती है, पर उस समय उसे वहां कुछ ठीक से नहीं दिखता। जब सतोरो ने उस आवाज को बेहुदा कहा तो एक बड़े से ड्रैगन की परछाई दिखाई पड़ी। उस ड्रैगन ने कहा कि मैं तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। सतोरो उसकी बात से काफी डर गया और कहने लगा कि वो नहीं जानता था कि कोई उसकी सोच को पढ़ सकता है। फिर वो ड्रैगन जोर जोर से हंसने लगा
उसने कहा कि मैं तुम्हारे सामने आऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ शर्त माननी होगी। वो शर्त थी कि उसका असली रूप देखने के बाद वो भागेगा नहीं, जिस पर सतोरू हामी भर लेता है। ड्रैगन ने कहा कि वो यहाँ 300 सालों से बंद है और अकेले होते हुए भी वो काफी बोर हो चुका है और नए दोस्त बनाना चाहता है। ड्रैगन ने सतोरू से अपने मैजिकल्स का इस्तेमाल करने को कहा। जब उसने ऐसा किया तो उसके आसपास का माहौल काफी रंगीन और असली हो गया। लेकिन जब उसने उस विशालकाय ड्रैगन को अपने सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन से रख गई। पर शर्त के मुताबिक वो अब भाग नहीं सकता। उस ड्रैगन ने बताया कि वो एक वेंडोरा नाम का स्टॉर्म ड्रैगन है। लेकिन सतारो डर के मारे वहां से निकलने की कोशिश करने लगा और कहा कि मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। अक्सर स्लाइम्स के पास सोचने की क्षमता नहीं होती, लेकिन वेरुडोरा को ये स्लाइम कुछ अलग सा लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इस पुनर्जन्म से पहले एक इंसान हुआ करता था और इस दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो पुनर्जन्म के बाद यहाँ आते हैं। जब वेरुडोरा ने उससे रिक्वेस्ट की तो वो रुकने के लिए राजी हो गया। फिर ड्रैगन ने बताया कि 300 साल पहले एक युद्ध के दौरान उसके साथ एक लड़की ने उसे यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया। उसकी दुश्मन एक लड़की थी जिसके पास सुपर पावर्स थी। उसने जो किया, ऐसा करने के लिए 30 मेजिस मिलकर इस रिचुअल को निभाते हैं। सतोरू को उसकी बातों से ये दुनिया एक वीडियो गेम की तरह नजर आने लगी। सतोरू भी एक अकेला इंसान था जिसने अपनी जिंदगी को अकेले ही काटा है, जो 300 सालों के हिसाब काफी कम है। उसने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना वो दोनों दोस्त बन जाएं। पहले तो वेरुडोरा को एक स्लाइम के साथ दोस्ती करने में शर्म महसूस हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अकेले रहने से तो उसकी दोस्ती को अपना लेना ही बेहतर होगा। और इस तरह सतोरू को एक नई जिंदगी और स्टॉर्म ड्रैगन के रूप में एक नया दोस्त मिला। और वहीं टोमोरा ने उसके कहे अनुसार उसका पूरा कंप्यूटर सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने ये भी कहा कि जब उसका बेटा होगा तो वो उसका नाम सतोरू रखेगा। वेरुडोरा ने अपने नए दोस्त को बताया कि उसने पिछले 100 सालों से अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं किया है और अगर उसका मैजिक खत्म हुआ तो इसी के साथ उसकी जान भी चली जाएगी। सतोरू ने उसे शाप से मुक्त करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सिस्टम ने भी जवाब दे दिया। पर एक रास्ता ये है कि अगर सतोरा उसे अपने अंदर रखकर कुछ टाइम के लिए एनालाइज मोड पर डाल दे तो उसकी मुक्ति का कुछ इलाज ढूंढना जा सकता है। लेकिन वेरुडोरा को नहीं लगता है कि यह तरीका सुरक्षित होगा। पर सतोरू अपनी दोस्ती को निभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो भी अपनी प्रेडेटर स्किल से। उसकी इन बातों को सुनकर वेरुडोरा पेट निकल कर हंसने लगा कि आखिर वो इतने बड़े ड्रैगन को कैसे कैरी कर सकता है। उसने कहा कि इससे अच्छा रहेगा कि वो यहीं पर रुककर उसका इंतजार करे। सतोरू उससे अकेले छोड़कर जाने को तो वैसे राजी नहीं कतई होता, पर वेरुडोरा ने उसकी बात मानने के लिए उसके सामने का शर्त रखी कि पहले वो इस स्लाइम को एक नया नाम देना चाहेगा, क्योंकि अगर वो बिना नाम के घूमता रहा तो लोग उसे मॉन्स्टर कहकर ही बुलाएंगे। उसने वेरुडोरा को टेम्पटेस्ट नाम दिया, जिसे सुनकर वो दहाड़ने लगा क्योंकि ये नाम उसके दिल को छू गया। जिसके बाद उसने सतोरू का नाम रिमोरो रखा। अब उसका नया नाम रिमोरो टेम्पटेस्ट है क्योंकि वो दोनों एक ही परिवार का हिस्सा है। कुछ हसीन पल बिताने के बाद रिमोरू स्लाइम ने उसे अपने अंदर समा लिया और कहा कि हम फिर से मिलेंगे। जिस गुफा में वेमुडोरा सील था वो जुरा के जंगलों में मौजूद है। उस जंगल के आसपास कई राज्य जैसे फाल्मस और बेलमंड भी बेस हैं। बेलमंड राज्य में वेरुडोरा ड्रैगन की खबर पहुंच चुकी है। मिनिस्टर बैरॉन वेरियार्ड मास्टर फ्यूजी को इस बात की खबर देते हैं, जो कि वहां का गिल्ड मास्टर है। बैरॉन जानता था कि अब एक गिल्ड को क्या एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि एक ड्रैगन के गायब होने से सभी मॉन्स्टर्स भड़क सकते हैं। शायद ईस्टर्न राज्य इस चीज का फायदा भी उठा सकता है। बैरॉन के मुताबिक अगर वो जंगल के रास्ते गए तो पलक झपकते ही पूरा फॉरेस्ट वहां के राजा के कब्जे में हो जाएगा। फ्यूजी इसकी जांच खुद करेगा। वेरुडोरा के खाने के कुछ दिनों बाद तक रिमोरू गुफा में ही इधर उधर भटकता रहा और जहां उसे कोई हर्ब या मैजिक स्टोन दिखता वो उसे निगल लेता। रिमोरू ने एक वाटर ब्लेड नाम की नई स्किल पर काबू पा लिया, जिससे वो किसी भी मजबूत चीज को 2 टुकड़ों में काट सकता है। वहीं घूमते हुए उसका सामना हुआ एक भयंकर दिखने वाले अजगर से, लेकिन वेरुडोरा के मुकाबले में वो इतना भी खतरनाक नहीं है। रिमोरू ने वाटर ब्लेड की मदद से उसकी गर्दन को एक ही बार में काट डाला, फिर बाद में उसके पूरे शरीर को निगल लिया, पर उसका टेस्ट उसे कुछ खास रास नहीं आया। रिमोरू अब उसके पॉइजन को बिभो को भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने रूप भी बदल सकता है। रास्ते में अब उसने अजगर से खतरनाक प्राणियों का सामना किया, जैसे कैमेलियन और सेंटिपाइड, और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके रिमोरू ने उसकी शक्तियों को भी अब्सॉर्ब कर लिया। अब उसे किसी खतरे का डर नहीं, बल्कि वो अपनी जर्नी का पूरे तरीके से एंजॉय कर रहा है। आखिर में उसे एक शैतानी चमगादड़ मिलता है, जिसे खत्म करने के कुछ समय बाद वो बोलने भी लगा। कई हफ्तों उस गुफा में बिताने के बाद रिमोरू को आखिरकार एक गेट मिल ही गया, जो शायद बाहर जाने का रास्ता है। इससे पहले वो कुछ एक्शन ले पाता, दरवाजा अपने आप खुलता है और 3 नौजवान उसके सामने आ जाते हैं, जिसमें से एक लड़की भी है। रिमोरू ने कई दिनों बाद इंसानों को देखा है जो एडवेंचरर्स भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसे इंग्लिश समझ नहीं आती, पर साउंड वेव्स के जरिए उसने उसकी भाषा को समझने की कोशिश की,
लेकिन अगले ही पर वो तीनों पारदर्शी हो गए और गुफा के अंदर कहीं और चल दिए। रिमोरू गेट खुला देखकर वहां से 9-11 हो जाता है। अब उसे सूरज की रोशनी में आकर काफी ताजा महसूस हो रहा है। उस जंगल में कई सारे अजीब दिखने वाले जीव है। रिमोरू चाहता है कि वो जल्दी अपने दोस्त वेरोडोरा से मिले और अपनी खुशी का इजहार करे। तभी उसके सामने गॉब्लिन्स की सेना आ खड़ी होती है, जो उसे देखकर काफी डरे हुए भी होते हैं। उनके लीडर ने पूछा कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है। रिमोरू को लगा कि वो उससे नहीं सुन सकते, इसलिए उसने चिल्लाकर हेलो बोला। लेकिन अपने इंट्रोडक्शन देते हुए उसने एक बेचारे गॉब्लिन्स को भी ज्यादा डरा दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ हमें किसी शक्तिशाली मॉन्स्टर को होने का एहसास हुआ है, इसलिए हम सिर्फ उसे ढूंढने आए हैं। गॉब्लिन्स ने कहा कि अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो हम तुमसे एक मदद चाहेंगे। फिर वो रिमोरू को अपने काबिले में ले गए, जहां उनके मुखिया ने उसका स्वागत किया, जिसने बताया कि आजकल मॉन्स्टर का खतरा उनके गांव पर घेर रहा है और 1 महीने पहले उनके गॉड को भी किसी ने गायब कर दिया, जिसके बाद से ही मॉन्स्टर्स ने उन्हें रोज परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने लड़ने की कोशिश तो की, लेकिन कम गॉब्लिन्स होने की वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और कई लोग घायल भी हुए। रिमोरू ने पूछा कि आखिर मैं तो एक मामूली सा स्लिम हूँ, तो आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मुखिया ने कहा कि कोई मामूली स्लिम इतनी स्ट्रांग एनर्जी नहीं छोड़ता। जब उसने स्किल्स की मदद से अपना पूरा ऑरा को देखा तब उसके पसीने छूट गए। तब उसे समझ आया कि आखिर सभी गॉब्लिन्स उससे इतना डरते क्यों हैं, लेकिन उसका ऑरा को वो इंसान क्यों नहीं फील कर पाए। गॉब्लिन्स ने बताया कि वुल्फ मॉन्स्टर डायर वुल्फ्स ने उन पर ईस्ट से एक बार हमला किया है। उन्होंने कई सारे गॉब्लिन्स को मार गिराया, कई को तो घायल भी कर दिया। एक डायर वुल्फ एक साथ ढेरों गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतार सकता है। गॉब्लिन्स के वॉरियर ने अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वो भी डायर वुल्फ्स का शिकार हो गया और अब उनका गांव खतरे में है और अब उनके पास कोई भी लड़ने को कोई नहीं है। उनके रिक्वेस्ट करने के बाद रिमोरू ने पूछा कि मदद के बदले में उसे क्या दे सकते हैं। उसका सवाल सुनकर मुखिया रोने लगा और उसने कहा कि वो हमेशा उसके वफादार रहेंगे, लेकिन इस वक्त सुरक्षा की उन्हें सख्त जरूरत है। तभी उनके गांव में डायरवुल्फ्स के हमले की गूंज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद पूरे गांव में खलबली मच जाती है। मुखिया सबको शांत रहने को कहता है, लेकिन रिमोरू अचानक बाहर आया और उसने कहा कि रिमोरू टेम्पटेस्ट तुम्हारी रक्षा करेगा। जब रिमोरू ने लड़ने के लिए सबको तैयार करने की कोशिश की तो उसे कोई भी लड़ने को काबिल नहीं दिखा। मुखिया के बेटे ने कहा कि हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें सिर्फ खुद को मजबूत रखने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले वो घायल लोगों को ठीक करेगा। वुल्फ्स के पंजों के घाव काफी गहरे हैं। रिमोरू ने एक घायल को अपनी एनर्जी से ठीक कर बाहर थूक दिया और उसके सारे घाव गायब कर दिए। उसकी बॉडी में रिकवरी पावर काफी बढ़ चुकी है, जिससे उसने वहां मौजूद तमाम घायलों को बिल्कुल ठीक कर दिया। रात को टाइम जूरा के जंगलों में वुल्फ्स के लीडर ने हमला बोलने का आदेश दिया और कहा कि इस बार एक भी गॉब्लिन बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जंगल में उनके अलावा और कोई नहीं बचेगा। उन्होंने देखा कि गांव के बाहर गॉब्लिन्स ने एक फेंस खड़ी की है, जिसके सामने एक स्लाइम भी पड़ा हुआ है, जो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहा है। उसकी आवाज सुनकर वुल्फ्स और भी ज्यादा भगदड़ मचाने लगे और गॉब्लिन्स का खून बहाने के लिए उतावले होने लगे। बिना देर गवाए उन्होंने जैसे हमला शुरू किया उसके साथ ही एक एक करके मारने लगे, क्योंकि रिमोरू ने पहले उनके लिए शार्प वायर्स का जाल बचाया था और उनके लीडर ये सब होता देखकर रिमोरू की ओर गुस्से में दौड़ा चला आया, लेकिन खुद भी अपने साथियों की तरह जाल में फंस गया। इसके बाद रिमोरू ने अपने वाटर ब्लेड से उसकी गर्दन अलग कर दी। उसने बाकी के वुल्फ्स को कहा कि या तो सरेंडर कर दो या फिर अपने मालिक की तरह मर जाओ। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो रिमोरू ने प्रेडेटर का इस्तेमाल करके वुल्फ का बेस ले लिया और वुल्फ्स के ऑर्डर दिया कि यहाँ से चले जाओ और जोरों से एक दहाड़ लगाई। इसके बाद वो सभी आगे बढ़े और अपने आप को उसके हवाले कर दिया, जिसका मतलब वो सभी दोस्त है और लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। गॉब्लिन्स इस जीत का जश्न मनाने लगे और अगली सुबह सभी एक साथ इकट्ठा हुए। रिमोरू ने देखा कि उन सभी के संबल लगभग बराबर है, इसलिए वो उन्हें जोड़ी में बांटेगा ताकि सब साथ मिलकर रह सके। उसने दोस्ती और एकता के बारे में उन्हें कुछ देर तक लेक्चर दिया और खाने रहने के तरीके समझाने लगा, लेकिन उसे नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि उनमें से वो भी किसी का नाम नहीं जानता। जब उसने पूछा तो उसे पता लगा कि वहां पर किसी का भी नाम नहीं है, जो एक चौंकाने वाली बात है। इसलिए सबसे पहले उनका नामकरण करना भी एक जरूरी टास्क है, जिसकी जिम्मेदारी खुद रिमोरू ने ली। लेकिन पता नहीं क्यों सभी इस खबर को सुनकर पागलों की तरह नाचने लगे। तो शुरुआत होगी मुखिया से। रिमोरू ने रिगार्ड नाम दिया, जिसे सुनकर वो थोड़ा भावुक हो गया। उसके बेटे को रिगुर नाम मिला। पता नहीं वो नाम को लेकर इतने ज्यादा इमोशनल क्यों है, इसका पता हमें आगे चलने वाला है। जब नाम ज्यादा होने लगे तो उसने सभी को एक दूसरे से मिलते जुलते नाम देने शुरू कर दिए। इसी तरह सभी को अपने अपने नाम बताए गए और अब बारी है वुल्फ्स को नाम देने की। रिमोरू को लगा कि उनके मन में उसके लिए अभी भी बदले की आग हो सकती है, क्योंकि उसने उनके मुखिया को उन्हीं की आंखों के सामने मार डाला।
लीडर के बेटे को उसने ध्यान से देखा और उसने सोचा कि क्यों ना उसे अपने नाम से जुड़ा कोई नाम दिया जाए, इसलिए उसने उसे रांगा नाम दे दिया गया, जो उसे काफी पसंद आया। तभी अचानक रिमूरो के साथ कुछ होने लगा और वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खोने लगा और लिक्विड की तरफ फैल गया। उसका शरीर अगले 3 दिनों के लिए स्लीपिंग मोड में चली गया, क्योंकि उसने कई सारे मैजिकुलस को एक ही बार में खत्म कर दिया था। रिमूरो जिंदा तो है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। फिर भी उसका जमकर ध्यान रखा गया। रिगार्ड भी उसके लिए काफी परेशान है। सभी चाहते हैं कि रिमूरो को जल्दी होश आ जाए और तीसरी सुबह उसे जब होश आया तो उसे सुंदर लड़की का दर्शन हुआ, जो उसे थोड़ी अलग और सुंदर लगी। पर जब उसने रिगार्ड को मस्कुलर बॉडी के साथ देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने बताया कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें यहाँ नए नाम मिले हैं। यही कारण है कि वो सब इतने ज्यादा खुश थे। जिसने रिमूरो के सभी मैजिकल्स को सौंप लिया। इतने में रांगा तबाही मचाते हुए अंदर आकर अपनी खुशी जाहिर करता है। तभी उसके वापस जागने से काफी खुश हैं। रिमूरो की नजर जब गोप्ता पर पड़ी तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं दिखा। रिमूरो के पूछने पर रांगा ने बताया कि बाकी के वुल्व्स इसलिए इवॉल्व हुए क्योंकि वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी टीम का नाम भी बदल दिया। वो सब अब से टेम्पेस्ट वुल्फ कहलाएंगे। खुशी के मारे रांगा ने अपने पंच को इतना तेज हिलाया कि रिमूरो उड़कर चट्टान से गिरने लगा। उसका कहना है कि सिर्फ शक्तिशाली होने से कुछ नहीं होने वाला, उन सभी को मिलकर खाने और शेल्टर के लिए मिलकर काम करना होगा। मीटिंग में उसने कहा कि अब वो सब एक परिवार हैं, इसलिए कुछ नए रूल्स बनाने जरूरी हैं। पहले रूल है कि कोई भी इंसानों को हमला नहीं करेगा, और दूसरा रूल है आपस में कोई नहीं लड़ेगा, और आखिर में कहा कि हम कमजोर पर जुल्म नहीं करेंगे। जब रिगुर ने पूछा कि इंसानों पर हमला क्यों नहीं करना है, तो रिमूरो ने बताया कि उसे बस इंसान पसंद है, और दूसरा कारण ये है कि इंसान एक साथ मिलकर रहते हैं और काफी समझदार भी होते हैं, इसलिए उनसे भिड़ना उन्हें भारी पड़ सकता है। रिमूरो ने गोप्ता का जवाब देते हुए कहा कि कमजोर जातियों पर जोर जमाना गलत है, किसी को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। फिर रिमूरो ने रिगार्ड को गॉब्लिन्स का गॉड घोषित कर दिया और उसे सभी गॉब्लिन्स को संभालने की जिम्मेदारी दी, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रिमूरो ने सभी को टीम्स में बंटा और सबको अपने काम दे दिए, पर घर बनाने के लिए उनके पास अच्छे कारीगर नहीं है, और कपड़ों का भी कुछ यही हाल है। लेकिन अगर उन्हें तरक्की करनी है तो उन्हें कुछ कारीगरों की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ ड्रैगन शहर में मिलते हैं। रिमूरो का फैसला है कि वो वहां मदद के लिए जाएगा और रिगार्ड यहाँ सबका ध्यान रखेगा। बाद में वो कुछ गॉब्लिन्स और वुल्व्स को लेकर ड्वार्गन की ओर निकल पड़ा। रिमूरो और उसके साथ ही एमेल्ड नदी के सहारे नॉर्थ की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके साथ गोप्ता भी है, जिसे ड्रैगन राज्य की चाप्पे चप्पे की खबर है। नए टेम्पेस्ट वुल्व्स हवा से तेज दौड़ते हैं। शाम के समय उन्होंने नदी के किनारे रुककर कुछ देर आराम करने का फैसला किया। जब रिमूरो ने पूछा तो रिगुर ने उसे बताया कि उसके भाई का नाम रिगुर कुन लॉर्ड गैलमंड ने रखा था। गैलमंड डीमन लॉर्ड के सेनापति था। यही वही है जिसके बारे में वेरोड्रा ने उसे बताया था। अगली सुबह वो सब फिर उससे अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में रिमूरो ने जानने की कोशिश की कहीं उसके मन में उसके पिता के बदले की आग तो नहीं है, तो उसने साफ कह दिया कि रांगा और उसके साथी हमेशा रिगुरु को ही अपना मास्टर मानेंगे और उसी की सेवा करेंगे। एक रात जब उन्होंने रुककर डिनर करने की सोची तो रिमूरो ने गोप्ता से शहर के बारे में पूछा। वो बताता कि ड्वार्गन एक सुंदर शहर है, अपने में अलग दुनिया है, जिसे इंसानों, एल्व्स और कई सारे अन्य जातियों ने मिलकर बनाया है। लेकिन एल्व्स के बारे में सुनते ही रिमूरो उन्हीं के ख्यालों में खो गया। लेकिन एक बात जानने वाली है कि लड़ाई झगड़ा करने पर ड्वार्गन शहर में काफी खतरनाक सजा दी जाती है, और ये सब मुमकिन हो पाता है आर्म्ड नेशन ड्वार्गन की मिलिट्री की वजह से, जो पिछले 1000 सालों में आज तक नहीं हारे हैं। जिस सफर को तय करने में गॉब्लिन्स को 3 महीने से ज्यादा का समय लगता है, उसे ड्वार्वुल्व्स ने मात्र 3 दिनों में ही निपटा दिया। वहां पहुंचते ही रिमूरो का चेहरा एल्व्स के बारे में सोचकर लाल पड़ गया। बातचीत करने के बाद ये फैसला हो कि रिमूरो और गोप्ता दोनों अंदर जाएंगे और ड्वार्गन्स को साथ लेकर आएंगे, और तब तक सभी साथी यहीं रुककर उन दोनों का इंतजार करते रहेंगे। लेकिन मेन गेट का बाहर एक लंबी लाइन है और सबकी एक पूरी जांच हो रही है। तभी कुछ लफंगे उन दोनों के लाइन में देखकर उन दोनों को छेड़ने आ जाते हैं। गोप्ता को याद है कि पिछली बार भी उसे कुछ लोगों ने मिलकर पीटा था। लफंगे लोग एक गॉब्लिन को स्लिम के साथ देखा उनका मजाक उड़ाते लगते हैं। लेकिन रिमूरो ने गॉब्लिन्स को इंसानों के खिलाफ जाने के लिए साफ मना किया है, इसलिए जब तक रिमूरो इस मामले को नहीं निपटाता गोप्ता को अपनी आंखें बंद रखनी होंगी। जब रिमूरो ने उनसे पीछे हटने को कहा तो उनका खून और ज्यादा उबलने लगा। उन्होंने कहा कि अब ये स्लाइम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। फिर तब रिमूरो ने अपना रूप बदलकर खुद को डायरवुल्फ में बदल दिया, जिसे देखकर कुछ और बदमाश वहां उसका सामना करने आ गए, जो एक के बाद एक खतरनाक हमला करने लगे, जो सब एक वुल्फ के सामने बेअसर है। फिर उसने जोर जोर से एक दहाड़ मारकर उन्हें धूल की तरह उड़ा दिया। पर सिर्फ यही नहीं, बल्कि वहां मौजूद लोगों और सिपाहियों को भी उसने अनजाने में घायल कर दिया। इसकी सजा एक ही है, राजा का फैसला आने तक कल काल कोठरी में बंद रहना पड़ेगा।
पर गोप्ता तो जेल में भी बेचिंता होकर सो गया। सिक्योरिटी हेड कायदा के पूछने पर रिमोरू ने जवाब दिया कि वो तो सिर्फ उन लोगों को डराना चाहता था और इतने नुकसान के लिए वो माफी चाहते हैं। लेकिन तभी कायदा का साथी भागता हुआ आता है और उससे युद्ध की तैयारी करते हुए सैनिकों के साथ हुए हादसे के बारे में खबर देता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हो गए। उन्हें अब जल्दी से जल्दी दवा पानी का इंतजाम करना होगा। लेकिन रिमोरू ने उनकी मदद करने की छोटी सी मदद करते हुए उन्हें हीलिंग पोशन से भरा एक ड्रम दे दिया। कायदा ने उसे उठाया और रिमोरू को वापस सेल में जाने को कहा और वहां से चल दिया। टाइम पास करने के लिए रिमोरू स्पाइडर थ्रेड से खेलने लगा और उसने गोप्ता को एक चमगादड़ की तरह उल्टा लटका दिया। कुछ देर बाद उसे खबर मिली कि उसके पोषण का असर सभी पर काफी अच्छे से हुआ है। कुछ सोल्जर्स ने खुद आकर उसका शुक्रिया किया, पर रिमोरू के लिए एक शादी दावत का आयोजन भी किया गया। बढ़िया दावत का बाद रिमोरू ने उन्हें लोहार से मिलने की इच्छा जताई, तो उसे उसी वक्त वर्कशॉप में ले जाया गया जहां लोहार के बनाए एक से एक नमूनों का भंडार है। उस लोहार का नाम काइजीन है, जो हर तरीके के हथियार और स्ट्रक्चर बनाने में उस्ताद है। काइजीन ने उसे कुछ देर इंतजार करने को कहा और तभी वहां ड्वार्फ ब्रदर्स गरम डॉज और उनका छोटा भाई भी आज पहुंचे हैं। जब रिमोरू ने अपने साथ चलने का ऑफर दिया तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अगले युद्ध के लिए 20 तलवारें एक हफ्ते में तैयार करके देनी है, नहीं तो मिनिस्टर वेस्टा उसे हमेशा की तरह ताने मारेगा। लगता है इन दोनों में आपस में नहीं बनती। रिमोरू को पता लगा कि उन्हें एक खास तरह के ओर की जरूरत है, जिसे लाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। काइजिन को अगर और नहीं मिली तो उससे अपने काम से हाथ धोना पड़ सकता है। रिमोरू को याद आया कि उसके पास भी कुछ और है जो काइजिन के काम की हो सकती है। उसने काइजिन के सामने एक स्टोनर और उगल दिया, जिसे देखकर काइजिन हैरान हो गया, क्योंकि वो कई मामूली और नहीं बल्कि मैजिक स्टील क्लस्टर है, जिससे खतरनाक हथियार बनाए जा सकते हैं। काइजिन ने कहा कि अगर वो और उसे दे दे तो काइजिन उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, और यही तो रिमोरू उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसने बताया कि हमारे गांव की वक्त सबसे ज्यादा हथियारों को और कारीगरों की जरूरत है, जिसके लिए वो काइजिन को साथ ले जाना चाहता है। काइजिन साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उसे काम जल्द खत्म करना होगा। रिमोरू ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई पहले से बनी तलवार है, तो उसने अपनी सबसे बेशकीमती ओर से बनी चमकती तलवार दिखाई, जिसकी चमक और कारीगर कमाल की है। रिमोरू ने ठान लिया कि वो तो काइजिन को अपने साथ जरूर लेकर जाएगा। उसने वो तलवार उसकी आंखों के आगे निगल ली ताकि वो उसे कॉपी करके कई सारी तलवार बना सके, और उसने ठीक वैसा ही किया और एक साथ 20 तलवार तैयार कर दी। इसे देखकर वहां मौजूद हर कोई उसका दीवाना हो गया, क्योंकि रिमोरू ने हर सबकी इतनी मदद की, इसलिए वो एक शानदार पार्टी के लिए उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही उसने सुना कि वहां पर हर तरह की एल्व्स होंगी तो रिमोरू पार्टी में जाने के लिए बेताब हो गया। कुछ ही देर में वो सभी बटरफ्लाइज ऑफ द नाइट नाम के क्लब में जा पहुंचे, जहां एक माहौल रिमोरू के लिए एक सपने से कम नहीं है, क्योंकि उस जगह दर्जनों खूबसूरत एल्व्स हैं। एक एल्फ ने रिमोरू को देखते ही गले से लगा लिया और फिर सारी एल्व्स के बीच उसे गोद में लेने की जिद चिढ़ गई। ये रिमोरू के लिए वो पल है जिनसे वो कभी बाहर नहीं आना चाहेगा, लेकिन अच्छा टाइम भी कभी ना कभी खत्म जरूर होता है। पार्टी के दौरान काइजिन ने उसका एक और बार शुक्रिया अदा किया, लेकिन हथियार बनाना तो उसके लिए बायां हाथ का खेल था। काइजिन ने इस बार एक नया चैलेंज ले लिया कि इस बार वो ऐसी तलवार बनाएगा जिसे कॉपी करना नामुमकिन होगा। रिमोरू अपने इन पलों को दिल से एंजॉय कर रहा है। जहां वो जन्नत की जिंदगी काट रहा है, वहीं उसका दोस्त गोप्ता अभी भी उल्टा लटका है। एक लाल कपड़ों वाली एल्फ ने रिमोरू को इशारा करते हुए कहा कि वो इसमें काफी अच्छी है, जिससे उसका मजा दुगना हो जाएगा। रिमोरू अपने ही ख्यालों में खो गया, लेकिन असल में एल्फ भविष्यवाणी की बात कर रही थी। रिमोरू ने पूछा कि मेरे पार्टनर के बारे में बताओ, लेकिन एल्फ को इस बारे में कुछ ठीक से पता नहीं चल रहा। जब उसने अपनी पूरी कोशिश की तो एक प्यारी सी लड़की उसके मटके में जादुई दिखाई दी, जिसे देखकर रिमोरू टमाटर की तरह लाल पड़ गया। इन्हीं सभी के बीच अचानक एक आवाज आती है जो मिनिस्टर की है। उसने काइजिन से कहा कि काम के वक्त तुम यहाँ बैठे जग कैसे मार सकते हो। वो देखने में काफी अकड़ू और जिद्दी किस्म का इंसान है। जब काइजिन ने कहा कि सभी तलवार बेच चुका है, वेस्टा उससे सबूत मांगने लगा। काइजिन से बहस करते वक्त उसकी नजर अचानक रिमोरू पर पड़ी, जिसे देखकर उसने कहा कि खतरनाक मॉन्स्टर को इस तरह की सही जगह लाना एक अपराध है। उसने रिमोरू को एक घिनौना प्राणी भी कहा, लेकिन सभी एल्फ उसके पक्ष में है, क्योंकि रिमोरू ने अभी तक मॉन्स्टर जैसा तो कुछ भी नहीं किया है। बात काटते हुए एक एल्फ ने वेस्टा के हाथ में विस्की से भरा ग्लास थमा दिया, जिसे वेस्टा ने अपनी बदतमीजी देखते हुए रिमोरू के ऊपर उलट दिया। रिमोरू अगर चाहता तो उसी वक्त उसे जान से मार सकता था, लेकिन काइजिन के लिए अपने इमोशंस को काबू में कर लेता है। लेकिन किसी और को वेस्टा की हरकत पर रिमोरू से ज्यादा गुस्सा आ गया। काइजिन ने उसके चेहरे को बीचों बीच एक ब्लो मारकर उसका मक्शा बिगाड़ दिया और कहा कि मेहमानों का अपमान वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। काइजिन को रोक पाना थोड़ा मुश्किल है। रिमोरू सोच रहा है कि क्या उसने गलत किया या सही,
लेकिन काइजिन ने यह फैसला लेकर उसके दिल जीत लिया। आखिर उसने एक मिनिस्टर पर हाथ उठाया, जिसके लिए उसे सजा तो जरूर मिलेगी। काइडो को ना चाहते हुए भी उन सभी को गिरफ्तार करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें वही बंद कर दिया गया जहां रिमुरु और गोप्ता बंद थे। काइजिन अपने किए पर शर्मिंदा है, क्योंकि उसके कारण रिमुरु को भी जेल का हवा खानी पड़ रही है। लेकिन इस जुर्म के लिए उन्हें फांसी तो नहीं होगी, हो सकता है कि उन्हें फाइन देना पड़े, क्योंकि उसने गैजेल ड्वार्गो के लिए काफी सालों तक वफादारी से काम किया है। हालांकि उसकी और वेस्टा की नोक-झोंक सालों से चली आ रही है, और एक बार एलब्लेड प्रोजेक्ट ने आधे शहर को तबाह कर दिया था, जिसका इल्जाम भी वेस्टा ने काइजिन पर लगाया। लेकिन इस बात का उसे इतना दुख नहीं हुआ। काइजिन को लगता है कि अगर वो इस राज्य से चला जाए तो वेस्टा एक बेहतर इंसान बन पाएगा। साथ ही इस बार ड्वार्फ ब्रदर्स भी उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। वो रिमुरु को हर पल पूरा साथ देंगे। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं, सिर्फ रिमुरु को छोड़कर। उसे खराटों की आवाज में अपनी पूरी रात काटनी पड़ रही है। काफी देर आराम के बाद गोप्ता ने अब अपनी आंखें खोली, लेकिन रिमुरु उसके मजाक करते हुए कहने लगा कि वो उसे छोड़कर जाने ही वाला था, वो भी सभी डार्वोल्स और गॉब्लिन साथियों के साथ मिलकर। अगले दिन शाही दरबार में महाराज गैजल ड्वार्फो को सामने काइजिन को पेश किया जाता है। उसके आते ही सब अपने सर झुकाते हैं। गैजेल देखने में काफी शांत और मैच्योर है, लेकिन असल में वो एक बीस्ट की तरह इस राज्य को चलाता है। राजा के सामने किसी को भी बोलने का हक तो तब तक नहीं है जब तक वो राजा खुद से इजाजत ना दे दे। इसलिए उन्हें अपना एक वकील पेश करना पड़ा, लेकिन वो वकील भी बिकाऊ निकला। उसने वेस्टा के पक्ष में और काइजिन के खिलाफ अपनी बात रखी। काइजिन ने तो कहा था कि वेस्टा एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो एक के बाद एक दोष काइजिन पर लगाने लगा और आका के बिना कुछ कहे उन्हें 20 साल तक जहरीली खान में काम करने की सजा सुनाई दी। लेकिन गैजल ने उसे रोका और काइजिन ने उसके हाल पूछने लगा और फिर उसे रिमुरु के बारे में पूछा। काइजिन ने जवाब दिया कि अब से वही उसके लिए सब कुछ है और वही उसका महाराज भी है, जिसके बिना काइजिन कतई नहीं रह सकता और वो गजल के खिलाफ भी जा सकते हैं। गजल ने कुछ देर उसे घूरा और फिर उसे काइजिन समेत तीनों भाइयों को भी राज्य से बाहर निकाल दिया गया। वो भी उसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। उनके जाने के बाद गजल ने वेस्टा से कहा कि मैं एक वफादार साथी खोया है, लेकिन वेस्टा कहने लगा कि काइजिन बेवकूफ है जो किसी भी स्लाइम की बातों में आ गया। लेकिन गजल का मतलब वेस्टा से है। असल में गजल उसकी सारी चालाकियों पर काफी पहले से नजर रखे हुए था। फिर वेस्टा को रिमुरु द्वारा दिया गया पोषण दिखाया गया, जो हिप्पोक्यूट हर्ब से बना है। गैजल ने वेस्टा की हरकतों की वजह से कीमती स्लाइम को खो दिया। इसके बाद वेस्टा से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो अपनी करनी पर रोने लगा, क्योंकि उसने हमेशा राजा का भला ही सोचा है, पर उसके घमंड ने उससे सब कुछ छीन लिया। गैजल ने उसका शुक्रिया किया और वहां से चला गया। काइडो अपने साथियों के साथ काइजिन समेत सभी को बाहर छोड़ने आया और उसने उन्हें संभाल कर जाने के लिए कहा, पर वो अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है। रिमुरु इस वक्त काफी खुश है, क्योंकि जैसा वो चाहता था उसने काइजिन को अपने साथ ही ले लिया और गॉब्लिन्स के साथ अपना वादा भी निभाया। गैजल ने अपने एक जासूस को रिमुरु के पीछे करने को कहा, क्योंकि वो जानता है कि रिमुरु किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। उसके अंदर एक वेरिडोरा ड्रैगन जितनी शक्ति है। फिर हम बेलमंड राज्य की गिल्ड में चलते हैं, जहां मास्टर फ्यूजी अपने एडवेंचरर्स का स्वागत कर रहा है। वो तीनों खुश हैं कि कम से कम वो गुफा से सिंगल पीस में तो वापस आ पाए। एरेन तो फिलहाल नहाकर फ्रेश होने चाहती है। कावल ने बताया कि वेरिडोरा को गायब होने की खबर पक्की है, क्योंकि उन्हें वहां काफी ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। पर फ्यूजी ने उन्हें अगला काम भी दे दिया। अगले 3 दिनों तक उन्हें गुफा को छोड़कर फॉरेस्ट की छानबीन करनी होगी, क्योंकि ड्रैगन वहां भी हो सकता है। फ्यूजी चाहता है कि वो तीनों उसे पल पल की खबर दें। बाहर आकर तीनों अपनी भड़ास उसे गालियां देकर निकालते हैं। कावल और एरेन तो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर उन्हें बिना किसी ब्रेक के काम के लिए जंगल निकलना पड़ेगा। लेकिन उनकी बात एक मास्क लगाई हुई लड़की सुन लेती है और साथ जाने की जिद करती है। एरेन उसे बिना सोचे समझे ले जाने के लिए राजी हो जाती है। उसे उस सीक्रेट लड़की का नाम शीजू है। वही रिमुरु रांगा के साथ रूप बदलने की प्रैक्टिस करने में व्यस्त है। उसने एक वुल्फ बनकर चट्टान को तहस नहस कर डाला। उन्होंने जब वापस आकर अपने गांव की हालत देखी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिली, क्योंकि काइजिन के आने से गॉब्लिन्स की स्किल में काफी सुधार आया है। ड्वार्फ बदर में सबसे बड़ा भाई गार्म एक बढ़िया लकड़हारा है। डॉट बारीक कलाकृतियों बनाने में उस्ताद है और मैरिड एक आर्किटेक्चर गुरु है। हालांकि वो कुछ बोलता नहीं। उन चारों की मदद से ये गांव एक खुशहाल और समृद्ध शहर बनता जा रहा है। पर शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि जब वो पहली बार गांव में आया तो रिमुरु वहां की आबादी देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसके दिए हुए नाम से उन लोगों में वेरुद्रा की शक्तियां स्थापित हो चुकी हैं। रिगार्ड ने फ्लेक्स मारते हुए उसका और बाकी किंगारों का स्वागत किया, पर रिमुरु के कंधों पर एक काफी बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे नए 300 लोगों को नए नाम देने पड़े, जिसके बाद उसकी हालत 3 दिन के लिए पतली हो गई और उसे बेहोशी में वो समय काटना पड़ा।
इस बार तो गुप्ता ने भी कमाल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से कुछ बच्चों को एक वुल्फ को आह्वान कर सिखाया। उसकी इस शक्ति को आभास उसे जेल में हुआ था, जब उसने खुद को आजाद करवाने के लिए एक ड्वार्फ को बुलाया जिसके सारे वो ड्वार्गन से भाग पाया। हो सकता है हमें गुप्ता की कुछ और पावरफुल टेक्निक्स देखने को मिले। अब रिगार्ड भी लॉर्ड से किंग बन चुका है और वो अभी भी खुद को अपग्रेड कर रहा है। रिगार्ड ने बताया कि कुछ इंसानों को जंगल में देखा गया है जो अपनी हुकूमत जमाने के लिए आए हुए जासूस भी हो सकते हैं, और इस वक्त कुछ विशालकाय चींटियों का नाश्ता बनने वाले हैं जो कवल की गलती से उनके पीछे पड़ी हैं। एरन अगर बची तो उसकी जान ले लेगी, पर कावल को यकीन नहीं कि वो खुद भी जिंदा बचेगा। लेकिन फिर शीजू अचानक रुकती है और अपनी तलवार डालकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और कुछ धमाकों से उन चींटियों का खात्मा करने लगती है। कुछ ही मिनटों में उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन्हें तबाह कर दिया। गीडो को तो अपनी आंखों देखी पर विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर उनके सामने रिमोरू आ जाता, शीजू का मास्क उसे लौटाता है, पर उसने एक बात नोटिस की, शीजू वही लड़की जिसका उसके साथ जन्म जन्म का नाता है। रिमोरू उन्हें अपने साथ गांव ले आया और रिगार्ड ने उनके लिए एक दावत का आयोजन भी किया। कवल और साथी उस तरह से खाना खाते जैसे उन्हें कई दिनों से भूखा रखा गया हो, पर शीजू ने खाते टाइम भी अपना मास्क नहीं उतारा। जब रिगार्ड ने रिमोरू को अपना राजा बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक स्लाइम मॉन्स्टर का गॉब्लिन्स के गांव में मिलना और उन्हें उन चींटियों से बचाना थोड़ा अजीब था, पर फिर भी वो इस खतरदारी के लिए उसके शुक्रगुजार है। फिर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करते हुए उसे शीजू के बारे में बताया जो हाल ही में उनके साथ जुड़ी है। रिमोरू उसके बैठने के तरीके समझ गया कि शीजू भी जापानीज है। कवल ने गाइल्ड मास्टर को पूरा प्लान रिमोरू के सामने उगल दिया। रिमोरू को समझ आने लगा कि वेरुडोरा का गायब होने की वजह से लोगों में काफी चिंता बढ़ रही है। लोग उसे ढूंढने के लिए गुफा में और जंगलों में भटक रहे हैं। रिमोरू ने कहा कि आज रात तुम सब चाहो तो यहीं रुक सकते हो। शाम होने पर शीजू और रिमोरू कुछ टाइम एक साथ बिताते हैं। जब शीजू ने उसे क्यूट कहकर गोद में उठा लिया तो रिमोरू ने बताया कि उसे इसकी आदत हो चुकी है। रिमोरू ने बता दिया कि वो भी जापान से है, तो शीजू के पूछने पर उसने अपने यहाँ आने तक की पूरी कहानी बताई कि किस तरह मरने के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ है। शीजू ने उसे बताया कि उसे यहाँ पर आह्वान करके बुलाया गया है। इसे करने के लिए 30 मेजे एक साथ एक रस्म निभाते हैं जो महीनों तक चलती है। शीजू सेन यहाँ एक हथियार के रूप में आई है। एक रात जब शीजू के जन्म से पहले उनके शहर में आग लगी थी तो उसे किसी ने लपटों के बीच से खींच लिया गया था, पर उसके बाद वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ इस वक्त कहाँ है। रिमोरू ने कहा कि वो उसके लिए खास चीज कर सकता है, अपनी टेलीकम्युनिकेशन की तरह, लेकिन कोशिश करते वक्त रिमोरू ने गलती से उसे कुछ अपमानजनक दिखा दिया। फिर उसने शीजू के पूरे शहर को उसके सामने विजुलाइज करवाया। रिमोरू जापान को एक खुशहाल देश बनते देखना चाहता था, पर अचानक शीजू को बेचैनी होने लगी, जिसके बाद उसने रिमोरू को जमीन पर गिरा दिया। पर अब वो ठीक है। तभी वहाँ काइजीन आ जाता जो रिमोरू से नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है। शीजू पहाड़ी से नीचे देखकर उसी दिन एक बार फिर याद करती है जब वो इस दुनिया में पहली बार आई थी और उसकी आंखों के सामने वही इंसान था जिसने उसे बुलाया था, पर जिसने एक इल्फरिट नाम का मॉन्स्टर को शीजू का शरीर दान में दे दिया, क्योंकि उस वक्त वो अधमरी हालत में थी और किसी काम की नहीं थी। शीजू इस वक्त कम से कम जिंदा तो थी, तभी सॉकरर कॉइंग नाम का परीक्षण वहां पे आया जो लियोन को खत्म कर डिमन किंग बनना चाहता था। तभी लियोन ने इफ्रित को अपनी पावर एक्टिवेट करने को कहा, जिसने शीजू के जरिए अपनी शक्तियों को सॉकरर को वहीं खत्म कर दिया। कुछ दिन यहाँ रहते हुए उसे एक नए दोस्त मिले जो जंगल में अपनी मॉम से बिछड़ चुकी थी और अपने प्यारे से पेट के साथ थी, लेकिन क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था इसलिए उसका कोई नाम नहीं था। शीजू ने उसे एक नया नाम दिया जो था पीजू, जिसके बाद वो और बड़ा और पावरफुल हो गया। एक दिन पीजू लियोन को देखकर कुछ ज्यादा ही नाराज दिख रहा था, तब इफ्रित ने शीजू के शरीर में आकर उन दोनों को वहीं भस्म कर डाला। शीजू अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण खुद से चिढ़ने लगी थी और वो फूट फूट कर रोने लगी, पर ये सिर्फ एक सपना ही था क्योंकि वो तो इस वक्त एरिन के साथ ही सो रही थी। शीजू पूरी रात से बस अपनी पुरानी यादों में ही उलझी हुई थी। तभी वहां पर रिमोरू अपने दोस्त के साथ आता है और उससे कुछ दिन और रुकने की जिद करने लगता है, लेकिन शीजू को लगता है कि उसके यहाँ रुकने से उन्हें परेशानी होगी और वो उस इंसान को भी पहले ढूंढना चाहती है जिसने उसे यहाँ बुलाया है। जब एरिन ने सुबह उससे अपने अगले मिशन पर चलने के लिए पूछा तो शीजू ने कहा कि ये उसका आखिरी मिशन होगा। जिसे सुनकर एरिन हैरान हो गई, क्योंकि शीजू कई सालों से इसी तरह घूम रही है, लेकिन एरिन को लगा कि वो मजाक कर रही होगी। काफी इंतजार करवाने के बाद वो दोनों तैयार होकर बाहर की ओर आईं, पर शीजू का मूड कुछ बदला हुआ लग रहा था और पहले तो कुछ अजीब हरकतें करती दिखी, जैसे वो खुद पर कंट्रोल पाने की कोशिश में हो। पलक झपकती उसके शरीर में एक विस्फोट हुआ जो तेज लपटें निकलकर काले आसमान में छाने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक धमाका होता है और चारों तरफ धुआं उड़ने लगता है, जिसके बीच में शीजू का शरीर उन लपटों में गिरा है। रिमोरू ने रिगुर को गांव जाने का ऑर्डर दिया और शीजू ने इफ्रित नाम के मॉन्स्टर में खुद को बदल लिया। उसे सामने देखा गिद्धों ने तो जैसे ठान ही लिया था कि आज उनकी मौत पक्की है,
पर फिर इफरित के मॉन्स्टर पूरे इलाके को तबाह करने लगे। सीजू के साथियों को उसकी चिंता है, इसलिए वो उसे छोड़कर कतई नहीं जाना चाहते। रिमुरु का वाटर ब्लेड भी इफरित पर कुछ काम नहीं कर रहा है। एरन उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही है। तभी रांगा आकर रिमुरु को मॉन्स्टर्स के हमले से बचाने आया, लेकिन उसकी रफ्तार हमलों के लिए थोड़ी फीकी है। रिमुरु को उन्हें खत्म करने के लिए कुछ खास नहीं सूझ रहा है। तभी उसे स्मोक ब्लास्ट का आइडिया आया, पर वो एक बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। उसने देखा कि एरन का एक आइस अटैक ने मॉन्स्टर को घायल कर दिया है। उसने एरन से अपनी और एक हमला करने को कहा, जिसके बाद रिमुरु ने उसे खुद में समाकर उसकी मात्रा को बढ़ा दिया और उन मॉन्स्टर्स पर लगातार हमले करके उन्हें खत्म कर दिया। इसी बीच एक धमाके ने तीनों एडवेंचरर्स को बेहोश कर दिया। अब बारी है इफरित की। रिमुरु भी आज हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है, पर इफरित ने अपनी चाल चलते हुए अपने कई सारे डुप्लीकेट्स बनाकर रिमुरु को बीचों बीच घेर लिया। पर इसके जवाब में उसने आईसी अटैक्स करके उन सबका अंत कर दिया, जिससे इफरित का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उसने अपने विशाल लपटों को बीच रिमुरु को घेर लिया। रिमुरु को लगा कि अब उसका मरने का टाइम एक बार आ गया है, पर उसके सिस्टम ने बताया कि उसके शरीर में गर्मी झेलने की भरपूर क्षमता है, इसलिए उसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही इफरित को लगा कि रिमुरु ऊपर वाले को प्यारा हो चुका है, तो तभी उसने अपनी स्ट्रिंग से इफरित को बांध दिया, जो उसकी लपटों से नहीं जले। इफरित की लाख कोशिशें भी रिमुरु के बाल तक पाका नहीं कर पाई। फिर उसने इफरित को निगलकर अपने खास दोस्त के हवाले कर दिया, जो खुद एक फायर ड्रैगन है। वेरुडोरा को अपनी आंखों के सामने देख इफरित की हालत खराब होने लगी। रिमुरु ने आखिरकार सीजू को इफरित का चुंगल से आजाद करवा दिया, और वो उसका जितना शुक्रिया करे उतना कम है। फिर उसने अपनी सारी बातें रिमुरु के साथ शेयर की कि वो किस तरह डीमन लॉर्ड से छूटने के बाद एक हीरो से मिली, जो उसकी खुद की एक परछाई थी। सीजू ने देखते ही उस पर हमला कर दिया। ये वो नहीं था जिसने वेरुडोरा को कैद किया। उसने सीजू से जानने की कोशिश करी कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे सब बताते हुए सीजू रोने लगी। ये मास्क भी उसी का दिया हुआ है, जिसने अभी तक उसे इफरित का असर से बचा कर रखा है। सीजू हीरो के साथ काफी खुश थी, जिससे उसने कई सारी टेक्निक्स भी सीखी। पर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गई। उसके जाने के बाद सीजू ने खुद को मजबूत करने का फैसला किया और उसी में पूरी जुगट से लग गई। उसने खुद को इतना बेहतर बना लिया कि उसे चैंपियन के नाम से जाना जाने लगा। पर धीरे धीरे इफरित की शक्तियां उस पर हावी होने लगी, क्योंकि एक गलती उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती थी, जिसका उसे हमेशा से डर था। जिसके बाद वो रिटायर होकर एक इंस्ट्रक्टर बन गई, जो टीचर की तरह बच्चों को पढ़ाया करती है, जो कि एक दूसरी दुनिया से आई थी। वहीं पर उसने उससे लाइन सीखी, जिसने उससे रिमुरु के मुंह से भी सुना है। उसे आज भी वो सुहावने दिन याद हैं, जब बच्चे उससे नई नई चीजें सीखा करते थे। कुछ ने तो वहीं पर उसका साथ छोड़ दिया, पर एक उनमें से उसका ग्रैंड मास्टर बना। वही इंसान हर देश का गिल्ड की जिम्मेदारी उठाता है, इसलिए उसने सोचा कि अब उसके पास और कुछ पढ़ने के अलावा बचा ही नहीं है, और शायद ये उसकी जिंदगी का अंत है। उसका बस सीजू की जिंदगी का आखिरी मकसद ही बन गया, और उस इंसान को ढूंढना जिसने उसका यह आह्वान किया है। रिमुरु ने पूछा कि क्या तुम उससे बदला चाहती हो, तो उसने बताया कि मैं उससे पर्सनली मिलकर कुछ पूछना चाहती हूँ। फिर वो बात बदलकर कवल और उसके दोस्तों के बारे में बात करने लगी, और उसने रिमुरु का असली नाम पूछा, तो उसने निकामी सातोरो अपना असली नाम बताया। सीजू का असली नाम भी अलग है, जो वो अजावा सिजुई। सीजू काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही है। उसने रिमुरु से परमिशन मांगकर एक मांग रखी कि वो उसे खा जाए, जिस तरह उसने इफरित को निगल लिया। सीजू के मन को इससे काफी शांति पहुंची। अब वो इस दुनिया से इतना उब चुकी है कि वो उसे नफरत होने लगी है। सीजू की आखिरी इच्छा यही है कि वो इस दुनिया में दम तोड़ने से अच्छा रिमुरु के शरीर में समा जाए। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे, और रिमुरु के पूछने पर सीजू ने लियोन का नाम उसे बताया, जो सबसे खतरनाक और शक्तिशाली डीमन लॉर्ड में से एक है। वो चाहती कि लियोन उसकी बात का जवाब दे कि वो यहाँ लोगों को क्यों लाता है। तो रिमुरु ने मिकामी बनकर ये प्रतिष्ठा की कि वो जल्दी उसकी बातों का जवाब दिलाएगा, और रिमुरु ने उसे अपने अंदर समा लिया ताकि वो अपने सपनों की दुनिया को एंजॉय कर सके। सीजू को अंदर कुछ लोग मिलते हैं जो उसे देखते ही गायब हो जाते हैं, पर जब उसने एक लेडी को देखा तो वो पागलों की तरह दौड़कर उसकी ओर भागी और उसे गले लगा लिया। एरन को सीजू को चिंता हो रही थी, पर इस वक्त वो रिमुरु के साथ है, जो उसका पूरा ध्यान रखेगा। जिसके कमरे की ओर जाते हुए रिगार्ड से भी मिले, और जो सीजू के लिए कुछ कपड़े और खाना लेकर आया है। पर अंदर उन्होंने कुछ अजीब देखा। वहां पर ना तो सीजू थी और ना ही रिमुरु, बल्कि उस रूम में एक लड़की थी जिसने कपड़े तक नहीं पहने थे। रिगार्ड ने उसे देखकर पहचान ही लिया, ये उनका माई बाप रिमुरु ही है। रिमुरु छोटी सीजू में बदल चुका है, और उसने कहा कि अब सीजू नहीं रही। इतना कहते ही वो अपने स्लाइम वाले रूप में बदल गया। वो माफी चाहता कि इस बारे में उसने किसी को नहीं बताया। आखिरकार खुद सीजू ही ऐसा चाहती थी, पर एरन को उसको गुड बाय कहने का दुख है। इसी बीच उन दोनों में बहस होने लगी, तो एरन ने कहा कि उनकी जान बचाने का श्रेय भी सीजू को ही जाता है, पर फिलहाल रिमुरु उनका बॉस है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। इसी के बाद कवल ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, ताकि वो जाकर गिल्ड मास्टर को सीजू के बारे में खबर दे सकें।
लेकिन वो रिमुरु और उसके गांव की बात को हमेशा सीक्रेट ही रखेंगे। चाहते वो रिमुरु से जानना चाहते हैं कि क्या तुम अपने इंसानी वाले रूप में लौटना चाहोगे। पर रिमुरु ने एक बार फिर शिजू का रूप ले लिया तो कवल के दोस्त ने उसका शिजू के रूप में शुक्रिया किया। रिमुरु ने जाते हुए मेहमानों के लिए गिफ्ट्स का इंतजाम भी किया, जिससे उन्हें काफी मदद मिलेगी और वो इक्विपमेंट उन्हें काफी पसंद आए। उन सभी को कारीगरों ने काफी बारीकी के साथ बनाया है। फिर उनकी मुलाकात काइजिन और ड्वार्फ ब्रदर्स से भी हुई। तीनों एडवेंचरर्स इतने बड़े कलाकारों को वहां देखकर दंग रह गए। उनका जैसा सपना पूरा हो गया हो। कुछ ही देर में तो वो तीनों खुशी खुशी शहर लौट गए। फिर उस लड़की को दिखाया रिमुरु ने पहाड़ी पर शिजू की याद में एक कब्र बनाई है। उसे अपना प्रॉमिस याद है कि उसे पहले लियोन को पकड़ना है, जिसके कारण शिजू की आंखों में आंसू आए थे। इस वक्त रिमुरु में वेरुदरा और शिजू दोनों की शक्तियां समाई हुई हैं। तभी एक सुअर की शक्ल वाले इंसान को दिखाया जाता है जो गर्मी और भूख से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मदद करने एक अजीब दिखने वाले इंसान आया, जिसने अपना नाम गैलमंड बताया। गैलमंड ने कहा कि वो उसे खाना और नया नाम देगा। उसने सुअर की शक्ल के इंसान को गेल्फ नाम दिया और उसे एक वरदान दिया कि वो एक दिन जूरा फॉरेस्ट पर कब्जा करेगा। साथ ही उसने उसे खाना भी दिया। रिमुरु की मेहनत का असर गांव में देखने को मिल रहा है। गॉब्लिन्स कई सारी स्किल्स सीखकर गांव को डेवलप करने में लगे हैं। उसके ऑर्डर्स के बिना भी काइजिन और सभी कारीगर अपनी पूरी कोशिश से नए मकान और खेत तैयार कर रहे हैं। रिमुरु अपने रूम में जाकर शिजू के मांस को निहारने लगता है और एक बार फिर उस लड़की में खुद को बदल लेता है। एक इंसानी शरीर में रिमुरु ज्यादा अच्छा महसूस करता है, क्योंकि वो फिर से अपने सेंसेस को बखूबी इस्तेमाल कर पा रहा है। उसे याद आया कि वो इफरित की भी शक्तियों को इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद उसने अपनी एक कॉपी और बना डाली। पर जब उसने अपना जेंडर जानने की कोशिश की तो उसे पता लगा कि इस जन्म में उसका कोई जेंडर ही नहीं है। अब उसने सोचा कि क्यों ना अपनी एक अडल्ट फॉर्म बनाई जाए जो ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा सुंदर होगी। तो जब वो छवि उसके सामने आई तो रिमुरु ने शर्मसार होकर उस प्रोसेस को वहीं रोक दिया। तभी रिगार्ड उसे मिलने के लिए आता है तो रिमुरु काफी एक्साइटेड होकर कहता है कि आज मैं भी तुम सबके साथ डिनर करने वाला हूँ। रिमुरु आज की दावत का लुत्फ उठाने के लिए काफी उत्साहित है। अगर उसे स्वाद पसंद आए तो वो बाकी चीजों की खेती भी बढ़ा देगा। उसने अपनी इच्छा अपने साथी के सामने जताई। तभी गोप्ता कहता है कि ज्यादा मत खाना, नहीं तो तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा। इसके बाद रिमुरु ने उसे एक लात मार के साइड कर दिया। रिगार्ड का मन है कि आज शाही डिनर में बुल डियर बने, जो इस जंगल में काफी मात्रा में भी पाए जाते हैं। ऐसा मौसम के बदलाव के कारण होता है। फिर रिमुरु रांगा को बुलाता है और उसे रिगुर के साथ जाने को कहता है ताकि वो खतरे के समय उनकी मदद कर सके। पर रिमुरु का प्लान आज वेडोरा की गुफा में आने का था। वो ठीक उसी की गेट से वापस अंदर जाता है जहां वो उससे आया था। अब रिमुरु के पास डीजनरेशन स्किल है जो उसके अंदर शिजू के जरिए आई है। पर अचानक उसके शरीर से एक डिफॉल्ट और निकलने लगता है। उस ऑरा के असर को शिजू का मास्क लगभग खत्म कर देता है। रिमुरु ने फैसला कर लिया कि आज वो इस मास्क को लगाकर रखेगा। पर अचानक उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसका साथी रांगा इस वक्त किसी बड़े खतरे में है। रिमुरु उसी वक्त उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा, जहां गोप्ता को किसी ने अपनी तलवार से एक गहरा घाव पहुंचाया। गोप्ता जैसे जानता था कि वो उनकी मदद करने जरूर आएगा। रिमुरु ने वहां कुछ शक्तिशाली लोगों को उसके साथियों पर हमला करते देखा। गोप्ता को पोषण देकर रिमुरु जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वो लोग रांगा पर भारी पड़ रहे हैं। रांगा और रिगुर को रिमुरु ने अपने पास बुलाया और उनका इलाज करने के बाद उसे पता चला कि उसके कई साथी तो पहले बेहोशी की हालत में पड़े हैं, जो उस गुलाबी बालों वाली लड़की की कारमात है। रिगुर ने कहा कि ये सभी लोग और जिसका एक ग्रुप है जिनकी जादुई शक्तियां काफी शक्तिशाली होती है। रिमुरु आगे बढ़ा और उसने बात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करी। जब वो सोच रहा था कि क्या उसे एक्शन लेना चाहिए या फिर इस मामले को ऐसा सुलझा देना चाहिए, तभी ऑर्जिस के लीडर ने उसे एक बुरा माइजिन कह के बुलाया। वो उसका असली चेहरा देखना चाहते हैं, जिससे रिमुरु अपने मुखौटे को पीछे छुपा रहा है। और वो कहने लगे कि हम तुम्हारे दोस्तों को जानते हैं जो दिखने में सुअर जैसे लगते हैं, और उनका बदला वो रिमुरु से लेकर रहेंगे। पर रिमुरु के साथियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। पर रिमुरु मुकाबले के लिए अभी भी तैयार है। उसने रांगा के साथ उनकी गुलाबी बालों वाली ऑर्ज को पकड़ने का प्लान बनाया। इतने में ही ऑर्जिस का लीडर अपनी तलवार लेकर उनकी ओर तेजी से बढ़ा, पर रिमुरु वहां से गायब हो गया। उसने अपनी पैरालिसिस ब्रेथ से सबसे बड़े ऑर्ज को बेहोश कर दिया और एक फीमेल ऑर्ज को अपनी स्टिकी स्टील ब्लेड से बांध दिया। उसने अपने शरीर को आर्मर का बना लिया, जिससे उसके शरीर से छूटे ही दुश्मन की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन उनका लीडर और एक बुड्ढा ऑर्ज अभी बाकी हैं, जो रिमुरु के हर एक हमले को समझ चुके हैं और वो हर हमले के पीछे छुपे जानवर को भी बखूबी जानते हैं। रिमुरु को लगा कि उसे उनसे थोड़ा सावधान रहना होगा, इसलिए उसने बात को यहीं पे दबाने का सोचा। पर इससे पहले वो कुछ करता, रेड ऑर्ज ने उसका हाथ काटकर अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि काटना तो वो रिमुरु के सर चाहते थे। रिमुरु की सभी साथी अपने मास्टर को इस हालत में देखकर थोड़ा डर गए, पर रिमुरु अभी भी शांत है, जिससे ऑर्ज की चिंता भी अभी खत्म नहीं हुई है।
जब उन्होंने अपने अगले वार के लिए तलवार उठाई, रिमोरू ने अपना हाथ एक बार और रीजनरेट कर लिया, जिसके बाद उस पर ऑर्च फ्लेम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से रिमोरू अपने अंदाज से निकलकर उनके सामने आ गया और अपना मास्क उतार दिया। रिमोरू ने फिर एक ऑरा एमिट करना शुरू किया, जिससे उनसे एक भयानक बवंडर पैदा हुआ, जो मैजिकुलस की मदद से नहीं बल्कि उसकी खुद की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रिमोरू ने कड़कड़ाती बिजली को अपने काबू में करके जमीन के टुकड़े कर डाले। बुड्ढा ऑर्च चाहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर रेड ऑर्च उसकी ताकत का अंदाजा लेने के बावजूद हार नहीं मानना चाहता, क्योंकि उसकी हार पूरे ऑर्च क्लैन की हार होगी। पर पिंक बालों वाली ऑर्च ने सामने आकर उन्हें रोका और कहा कि ये हमारा दुश्मन ही नहीं है, क्योंकि अगर वो माइजिन होता तो इतनी ताकत का मालिक होने के बावजूद भी सूरों के इस्तेमाल से उनके गांव को तबाह नहीं करता। वो चाहते तो इसी वक्त उन सभी को अपनी मौत की खाट उतार सकता था, जिससे साफ है कि उसने उनके गांव पर हमला नहीं किया। पर रिमोरू ने भी अपना मूड शांत कर लिया। उनके पूछने पर उसने कहा कि मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सा स्लाइम हूँ, और ये मास्क उसके किसी खास का है, जो शायद उस मास्क से अलग हो चुका है। वो मास्क को देख के वो समझ गई कि उनसे बड़ी गलती हुई है, और उन्होंने रिमोरू और उसके साथियों से माफी भी मांगी। तो रिमोरू ने कहा कि तुम हमारे गांव क्यों नहीं चलते, क्योंकि उनके बारे में और जानना चाहते हैं, और आज उनके गांव में शाही दावत का भी इंतजाम है। फिर सभी एक बुल डियर का शिकार करके गांव की ओर चल दिए। ऑर्च के लीडर ने बताया कि उनके यहाँ कोई नाम नहीं होता। शाम को जब रिमोरू मीट टेस्ट करता है तो खुशी से उसके साथ पूरा गाँव झूम उठता है। इस दुनिया में पहली बार उसने कुछ टेस्ट किया है। इसी के साथ गांव में जश्न का माहौल बनता है और हर कोई उस शाम को काफी एंजॉय कर रहा है। काइजिन ऑर्च से ऑर्क्स के बारे में पूछता है जिन्होंने उन पर हमला किया। ये चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ऑर्जिस ऑर्क्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। रेड ऑर्च ने बताया कि उन्होंने उनके गांव पर हमला कर उसे जला डाला था। उनके पास हथियार और कवच भी थे। उनकी शक्ल सुअर जैसी थी और मात्रा काफी ज्यादा थी। एक बात ध्यान देने वाली है कि उन सभी ने इंसानों के बनाए कवच पहने थे, इसलिए तो साफ हो जाता है कि उनके साथ जरूर इंसान भी मिले हुए हैं। जब ऑर्ज ने देखा तो उसके सामने एक मास्क पहना हुआ माजिन था, जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा था। मास्क से धोखा खाकर ही ऑर्ज ने रिमोरू पर हमला किया। ये भी हो सकता है कि ऑर्क्स कहीं ना कहीं डीमन लॉर्ड से कनेक्टेड हो। ऑर्ज ने बताया कि उनके 300 साथियों में से सिर्फ वही 6 बाकी बचे हैं। तब रिमोरू चलते हुए उनके पास बैठा रेड ऑर्च की बहन की तारीफ करता है, क्योंकि उसके हाथ में मेडिकल और खाना बनाने की खास कला है, जो गॉब्लिन्स को काफी पसंद आई और उससे बहुत इम्प्रेस्ड है। रिमोरू ने ऑर्च से उनके प्लान के बारे में पूछा कि वो सब कुछ खो देने के बाद अब क्या करेंगे। जाहिर है कि वो अभी यही चाहते हैं कि अपनी टीम को एक और बार जगाए और फिर से किंगडम स्थापित किया जाए। रिमोरू ने उन्हें एक सुझाव दिया कि क्यों ना वो उसी के साथ बस जाए, बदले में उन्हें एक नया घर और भरपेट खाना मिलेगा। उसने ऐसा इसलिए कहा कि ऑर्च की संख्या काफी ज्यादा है और हो सकता है कि जूरा फॉरेस्ट पर अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश करें, जिससे रिमोरू का गाँव भी खतरे में पड़ सकता है। अगर उन्होंने भयानक हमला वगैरह किया तो उनके पास उनसे निपटने की पावर ज्यादा होगी, पर सोचने के लिए ऑर्जिस को थोड़े वक्त की जरूरत है। रिमोरू उन्हें छोड़कर वहां से उठता और मीट खाने चल देता है। ऑर्च के एक साथी ने कहा कि उसका ऑर्ज इतना भी बुरा नहीं है, पर आखिर फैसला तो लीडर का ही होगा। अगली सुबह ऑर्ज ने रिमोरू से जाकर कहा कि काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया है कि अगर उन्हें कंट्रोल करने वाला एक स्ट्रॉन्ग लीडर है तो ऑर्जिस उनके लिए काम जरूर करेंगे, लेकिन ये जब तक होगा जब तक वो ऑर्च से लीडर को खदेड़ नहीं देते। पर रिमोरू का ख्याल है कि उसके बाद भी वो मिलकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इतना सुनते ही रेड ऑर्च उसके आगे झुक गया। रिमोरू जानता था कि एक लीडर हमेशा अपने लोगों के लिए हर फैसला लेता है। अब रिमोरू के कंधों पर भी जिम्मेदारी है कि वो उसके फैसले की इज्जत रखे। आगे बढ़ने से पहले रिमोरू ने सभी को नए नाम देगा। ऑर्जिस ने रिमोरू को पहले से ही वार्न किया था, पर उसे लगा कि 6 लोग उसके ही कितने मैगुलस खर्च कर लेंगे। जैसे ही रिमोरू ने नाम सोचने शुरू किया तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा, और जब उसकी आंखें खुली तो वो लेडी ऑर्च की गोद में आराम फरमा रहा था। उसने रेड ऑर्च के लिए बेनुमारा नाम सोचा। जब वो उठा तो उसने देखा कि ऑर्जिस और ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जिन्हें काइजिन भी कहा जाता है, और उसकी बहन को उसने शूना नाम दिया, जिसके बाद वो और भी ज्यादा क्यूट हो गई। जिस लड़की की गोद में वो सोया है उसका नाम अब शियोन है। इसकी सुंदरता इस वक्त असीम हो चुकी है। अब से बुड्ढा ऑर्च भी अब पहले से जवान दिखने लगा है। एक सिंग वाले ऑर्च को उसने सुई नाम दिया। सिर्फ 6 नाम सोचते ही रिमोरू ने अपने सारे मैजिकुलस बर्बाद कर दिए। छठा ऑर्च कोरोबे जब बाहर से चलकर आता तो उसे देखकर रिमोरू चौंक जाता है, लेकिन इस दौरान ऑर्च के हजारों सैनिक एक साथ अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ते हैं, जहां लिजर्ड मैन का राज है। उन्हें भी कुछ ही देर में उनके हमले का अभ्यास हो जाता है, पर उन्होंने उन सुअर जैसी शक्ल वालों को हल्के में ले लिया। ये जानते हुए उनकी तादाद 2 लाख है, पर राजा को लगा कि वो भेड़िए की झुंड की तरह हैं, जो एक दूसरे को देखकर यहाँ से भाग खड़े होंगे, पर इसके पीछे जरूर कोई है जो इतनी बड़ी सेना को कंट्रोल कर रहा है। शायद ऑर्क लॉर्ड
और क्लॉड वो मॉन्स्टर जिससे दुश्मन तो छोड़ो बाकी उसके दोस्त भी खौफ खाते हैं। सवाल ये भी उठता है कि सबसे चाहता क्या है। अगर सच में एक कोई और क्लॉड है तो लिजर्ड मैन के राज्य को बचाना नामुमकिन है, जिसके लिए उन्हें मदद की जरूरत है। राजा ने मदद के लिए अपने बेटे गाबीरो को बुलाया, जिससे गैलमेंट से अपना नाम मिला है। उसके पिता ने जैसे कुछ बताने वाले होते हैं तभी रिमूरो के गांव में गॉब्लिन्स का होकोरो के साथ प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है। बेनिमारू भी रिमूरो से ऑकलॉर्ड का जिक्र कर रहा है, जो कि एक साल में सिर्फ एक ही बार जन्म लेता है। जिस ऑर्कलॉर्ड ने ऑर्जिस पर हमला किया उसे अपने ही साथियों के मारने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बेनिमारू को याद है कि हमले से कुछ देर पहले मास्क वाला माइजिन उसके गांव में दिखा था, जिसने जाते हुए गांव को शाप भी दिया। रिमूरो ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि इसी कारण उसने तुम्हारे गांव पर हमला किया, तो बेनिमारू को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसके साथ रिमूरो जैसा दोस्त है। जब उन्होंने गैलमंड का नाम लिया तो रिमूरो को वो सुना सुना लगा, क्योंकि रिगुर को भी उसका नाम गैलमंड ने दिया था। सोई ने कहा कि उसी ने पास में ही लिजर्डमैन की फौज को देखा है। वो बस रिमूरो के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता था। उनका यहाँ आने का कोई खास कारण नहीं है। दरअसल गाबीरू ही अपनी सेना के साथ गॉब्लिन्स को अपने साथ जोड़ने वाला है। वो भी अपने पिता के कहने पर। गुबेरू को चमचे उसकी हमेशा तारीफ करते रहते हैं और कहते हैं कि ये उसे जल्दी चीफ बन जाना चाहिए, जिसके कारण गुबेरू का ध्यान कभी खुद को ग्रो करने में गया ही नहीं। वो हमेशा खुद को राजा बनने के काबिल समझता आया है और इस बार साबित भी कर दिखाना चाहता है कि वो अब चीफ बनने के लायक हो चुका है, ताकि उसके पिता शांति से रिटायर हो सके। उसकी बातें सुनकर उसके चमचे उसके नाम का जयकारा लगाने लगे। काफी दिन गुजरने के बाद अब उनके गांव में काफी तरक्की दिखने लगी है। शोना ने सबके लिए रेशम के बारीक कपड़ा तैयार किया है, जो हेलमोथ कॉकून से तैयार होता है। तभी शियोन रिमूरो के गोद में लेकर उसके पास आती है। उसे देखते ही शोना गले से लगा लेती है। रिमूरो ने कहा कि कपड़ों की जिम्मेदारी शोना को देकर उसने एकदम सही किया। रिमूरो ने शियोन को अपना सेक्रेटरी रखा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी कौन सी खूबी उसे पसंद आएगी। लगता है रिमूरो उसके साथ टाइम बिताना काफी पसंद करता है। पर दोनों और गर्ल्स भी उसके लिए एक दूसरे से बिल्लियों की तरह लड़ने लगी। जब रिमोरू से पूछा गया तो उसने शोना को अपने काम में ध्यान लगाने को बोला, जिसके बाद शियोन उसे लपेट कर वहां से चल देती है। वो आज उसके लिए एक खास रेसिपी भी बनाने वाली है। ये सब सोई और नहीं देख सकता, इसलिए वो गायब हो जाता है। शियोन ने रिमोरू के सामने एक जिंदा लाश जैसी डिश रख दी, शायद इसलिए ऑर्जिस ज्वाइन करने से मना कर रहे हैं। रिमोरू की तो उस जहर को चखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो खाना जैसे उसे खाने के लिए डर रहा हो, पर फिर भी उसने कोशिश की। पर अचानक उसने वो चम्मच गोप्ता के मुंह में डाल दी, जिसे खाकर उसकी जान जैसे उसके हलक तक पहुंच गई। उसका चेहरा नीला पड़ गया और वो फर्श पर तड़पने लगा। सबको लगा कि वो स्वर्ग सिधार चुका है। रिमोरू ने कहा कि अगली बार खाना बनाने से पहले शियोन को बेनुमारे से परमिशन लेनी होगी। तभी गनेरो और उसके साथी गॉब्लिन्स के गांव के काफी करीब पहुंच जाते हैं। गबेरो एक बार में जब गॉब्लिन्स की संख्या का हिसाब कर देता है तो तारीफ सुनकर उसे लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही महान हूँ। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी पता लगा कि गॉब्लिन्स के साथ डेयरवुल्फ्स और एक स्लाइम भी रहता है। तो गाबिरो ने सोचा कि वो डेयरवुल्फ्स को हराकर स्लाइम को भी कब्जे में ले लेंगे, जिससे उनकी एक ही तीर में दो निशाने बिछ जाएंगे। वही काइजी और हाकुरो हथियारों की मजबूती को लेकर बहस कर रहे हैं। तभी रिमोरो अपना ओपिनियन देकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तभी उसे रिगार्ड लिजर्डमैन के आने की खबर देता है। सभी ऑर्जिस भी उसके साथ लिजर्डमैन से मिलने चालने जाते हैं। उनके सामने जाते ही गाबिरो स्टाइल के साथ एंट्री लेता है और कहता है कि तुम सब मेरे लिए काम करना पसंद करोगे। फिर उसके चमचे उसके लिए ताली भी बजाते हैं। पर रिमोरो को समझ नहीं आ रहा कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। शियोन गुस्से से रिमोरो को दबोचने लगती है। जब रिगार्ड ने पूछा कि आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने पूछा कि क्या तुमने सबने ऑक्स के आने की खबर को नहीं सुना, जो तेजी से जूरा के जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं, और इसलिए सभी के गाबरों को समर्पित कर देना चाहिए ताकि वो सबकी कमजोरों की उन पिक से रक्षा कर सके। उसके चमचों की हरकत देखकर रेकुमरो को एक कहावत याद आई कि वो समझदार दुश्मनों से खतरनाक एक बेवकूफ दोस्त होता है। जब गाबोरे ने डेयरवुल्फ्स को गुस्से में उसके सामने पेश होने के लिए कहा तो शियोन ने फिर से उसे दबोच डाला। अब बेमिनारू उसके बकबक को नहीं सुन सकता। रिमोरू ने कहा कि वुल्फ्स उसके कब्जे में नहीं बल्कि उनके दोस्त हैं। तभी रांगा आकर उसके ठीक सामने खड़ा हो जाता है, जो 12 फीट ऊंचा अपनी असली साइज में है। गाबीरू पहले तो उसकी तारीफ करके मक्खन लगाने को कोशिश करता है, पर उसे एक स्लाइम का गुलाम बना देखकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगली पल गाबीरू रिमोरू को मसल देने वाला है। पर रांगा के सामने उसने ऐसा कहकर गलती कर दी, क्योंकि वो अपने मालिक की बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी अचानक गुप्ता कूदते हुए उसके पास आता है। सबके चौंके हुए चेहरे देखकर वो बताता है कि उसने जादू से जहर को खत्म कर दिया। फिर रांगा ने उसे उठकर गाबेरू के सामने रख दिया और कहा कि अगर उसने गुप्ता को हराया तो वो उसकी पूरी जिंदगी गुलामी करेगा। रिमोरू ने गुप्ता को नए हथियार का लालच भी दिया और तभी वो तैयार हो गया। उसने अपने बाला तेजी से गाबेरू की ओर फेंका और अपनी ट्रांसपोर्टेशन से उसे एक ही किक में धराशायी कर दिया।
जिसके बाद सभी के मुंह में जैसे दही जम गई हो। गाबिरो को सारा घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया। गुप्ता ने अपनी स्किल का काफी अचानक से इस्तेमाल किया और दुश्मन को चित करके मुकाबले भी अपने नाम कर लिया। सभी को विश्वास है कि गुप्ता का ये नया रूप सिर्फ रिमोरू की वजह से है। रिमोरू जानता है कि किसी ने भी गुप्ता की जीत को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो शायद वो सोचा कि गुप्ता खुद को कमजोर जानबूझकर दिखाता और पीछे हट जाता है। इसलिए रिमोरू ने बात को दबा के उसकी तारीफ की। उसने लिजर्डमैन के साथियों से साफ कह दिया कि अगर तुमने मदद चाहिए तो हम इस बारे में सोचेंगे, पर तुमने अपनी औकात में रहकर हमसे मदद की भीख मांगनी होगी। पर फिलहाल के लिए अपने मालिक को यहाँ से दूर ले जाओ। इतना सुनते ही वो सब दुम दबाकर वहां से भाग गए। रात के वक्त सुई ने देखा कि 2 लाख ऑर्क्स लिजर्डमैन के राज्य से होते हुए उनकी ओर बढ़ रहे हैं, जिस बारे में उन्हें जल्दी कुछ फैसला लेना होगा और कोई प्लान बनाना होगा, क्योंकि ऑर्क्स बेवकूफ किस्म के होते हैं। इसलिए काइजिन को लगता है कि कोई उनको कंट्रोल करने वाला जरूर है, जैसे कोई डीमन लॉर्ड। रिमोरू को लगता है कि इसके पीछे गैलमंड भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये वही डीमन लॉर्ड हो सकता है जिसने शिज़ू सान को यहाँ बुलाया था। पर बेनीमारू के हिसाब से इन सब के पीछे किसी ऑर्क लॉर्ड का हाथ भी हो सकता है, और कोई आम ऑर्क लॉर्ड 2 लाख की सेना को हैंडल को तता ही नहीं कर सकता। तभी सुई के डुप्लीकेट ने किसी को देखा तो रिमोरू से मिलने के लिए बेताब है। रिमोरू को लगा कि कहीं फिर से कोई गाबिरू जैसा अजीब प्राणी हुई होगा, पर सुई ने बताया कि ये रिक्वेस्ट काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि एक ड्रायड उनसे मिलना चाहती है। ड्रायड ट्री स्पिरिट्स होती है जिन्हें रिमोरू ने गेम्स में देखा था। उसका देखना बहुत दुर्लभ घटना है। जैसे ही रिमोरू ने परमिशन दी, उनके सामने एक ग्रीन एनर्जी पैदा होने लगी, जिसमें से एक ट्राइनी नाम की ड्रयाद बाहर आती है। रिमोरू ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पूछा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो ट्राइनी ने बताया कि वो मॉन्स्टर्स के देवता रिमोरू टेम्पेस्ट के हाथों ऑर्क लॉर्ड का खात्मा होते देखना चाहती है। बेनीमारू ने उससे पूछा कि इस दुनिया में कितनी सारी शक्तिशाली जातियां हैं, तो उसने गॉब्लिन्स को ही क्यों चुना, कहीं इसके पीछे उसका कोई मकसद तो नहीं। ट्राइनी ने कहा कि वो जरूर और जिसके पास जाती, पर जब उसे रिमोरू के बारे में पता लगा तो उसने सोचा कि सिर्फ वही ड्राइड्स की मदद कर सकता है, और ड्राइड्स की भी उन्हें इतनी ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हें जंगल के छप्पे छप्पे की खबर होती है। रिमोरू के सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसे अपने लोगों से इस बारे में पहले सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। आखिरकार वो लीडर है, तो उसका जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रिमोरू ने पूछा कि और किसके पीछे हो सकते, तो शुना सुई से पूछती है कि क्या उसे और उसके गांव में कोई और मिला था, तो उसने कहा कि उसने तो पूरा गांव खाली ही देखा था। बेनीमारू को एक बात समझ नहीं आई कि इतने लोगों के लिए ऑर्क लॉर्ड खाने का इंतजाम कैसे कर सकता है। तो ट्राइनी बताते कि ऑर्क स्टार्व्ड नाम की स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऑर्क लॉर्ड ने पैदा किया है, तो दुनिया में सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए जन्मा है। इसका असर उसके आदमियों पर भी दिखता है। वो अपने विंतिम के शरीर को खाकर उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को खींच लेते हैं। ये बिल्कुल रिमोरू की प्रेडेटर स्किल की तरह है। ऑर्क्स हमेशा भूखे ही रहते हैं और इससे ज्यादा उनका कोई पर्पस नहीं है। यहीं से उनकी शक्ति लगातार बढ़ती है, जिससे तो साफ हो जाता है कि वो सभी बाकी जातियों को खत्म करके खुद की शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। रिमोरू ने कहा कि शायद अब तक गॉब्लिन्स और ऑर्क्स का स्वाद चखाना चाहते हैं, पर वो भूल रहा है कि वो खुद ही उनका सबसे पसंदीदा शिकार होगा। ट्राइन को लगता है कि उनके पीछे किसी माजिन का ही हाथ है, जो डीमन लॉर्ड जैसा ही है। उसने एक बार फिर से रिमोरू से उनसे खत्म करने की मांग की, क्योंकि उसी ने वेरोडोरा को गायब किया है और गॉब्लिन्स और डायरवुल्स की लाइफ को बेहतर बनाया है। रिमोरू ने ऑर्क लॉर्ड जितना ही ताकतवर है। रिमोरू ने अपने मन से पूछा कि उसे ड्राइन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तभी श्योन ने कहा कि ट्राइन की सोच बिल्कुल सही है, रिमोरू भी ऑर्क लॉर्ड को खत्म करेगा। तभी रिमोरू भी लड़ाई के लिए राजी हो गया, पर बदले में वो सबका साथ चाहता है। आखिर रिमोरू का साथ देने के लिए कोई मना कैसे कर सकता है। रिमोरू लिजर्डमैन को भी साथ लेकर चलना चाहता है, पर गाबिरू से वो कुछ खास इम्प्रेस नहीं है। सुई ने कहा कि लिजर्डमैन से खुद वो बात करेगा। उनके हाँ करते युद्ध की शुरुआत मार्शल लैंड से होगी। अब उम्मीद तो यही है कि लिजर्डमैन के चीफ गाबिरू की तरह ना निकले। जब गाबिरू का होश आया तो उसे कुछ देर ही पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर वो बहाना बनाने लगता है कि वो भद्दा दिखने वाला इंसान ही उनके गांव के सबसे शक्तिशाली योद्धा होगा, इसलिए उन्होंने गाबिरू को अपने जाल में फंसाया है। गॉब्लिन्स कायर हैं, पर गाबिरू ने उन्हें माफ कर दिया, पर उसका ध्यान एक जोकर जैसे आदमी पर गया जो उसके लिए तालियां बजा रहा है। उसने अपना नाम लैपलेव बताया, जो लॉर्ड गैलमंड के सेवक है और उनके एक चेतावनी देने आया है। उसने कहा कि ऑर्क की सेना के पीछे एक ऑर्क लॉर्ड है, जो जल्दी उनके राज्य पर कब्जा जमाने वाला है, और क्लॉड को रोक पाना गाबिरू के पिता की बस की बात तो बिल्कुल नहीं। उसकी बातों ने गाबिरू के मन में एक नया डर पैदा कर दिया, जिसके बाद वो लैपलेव को छोड़कर सीधा मार्शलैंड्स की ओर निकल पड़ा। वही ऑर्क की सेना तेजी से उनके राज्य की ओर बढ़ रही है, पर लिजर्ड चीफ का कहना है कि वो यहाँ से रहने के लिए अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लाख शैतानों का सामना वो नहीं कर पाएंगे।
तभी उसे खबर मिली कि वो एक घुसपैठिया उनके महल में घुस आया है और चीफ से मिलना चाहता है, जिसका ऑरा लिजर्ड से कई गुना ज्यादा है। और वो कोई नहीं बल्कि सुई ही है, जो रिमुरु को दत्त बनाकर आया है। जब उसने दोस्ती का प्रस्ताव रखा तो चीफ ने कहा कि वो उसके मास्टर को जानते तक नहीं है। तो सुई ने बताया कि रिमुरु एक डायन के कहने पर ये सब कर रहा है। वो सब मिलकर ऑर्क लॉर्ड का सामना करने जा रहे हैं, जिसमें वो ऑर्क का साथ चाहते हैं। चीफ के कॉमरेड को लगा कि रिमुरु एक डरपोक है जो मदद के सहारे जीतना चाहता है। तभी सुई ने उसका गला मेटल वायर से लपेट दिया। चीफ को उसके शब्दों की माफी भी मांगनी पड़ी। उसकी बातों और एक्शन से चीफ समझ गया कि रिमुरु टेम्पटेस जरूर कोई शिकातिर और शक्तिशाली लीडर है। सुई ने बताया कि वो अपने मास्टर के दिया नेम के बाद एक काइजीन में बदल चुका है। एक काइजीन और दुनिया में काफी दुर्लभ है। अब चीफ के पास ऑफर मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, पर उसकी एक इच्छा है कि वो रिमुरु से एक बार मिलना चाहता है। सुई ने कहा कि ठीक 1 हफ्ते बाद वो अपने मास्टर के साथ यहाँ आएगा, और तब तक जब उसे शांति रहना होगा। कम से कम छियत को एक उम्मीद की किरण तो मिली। उसने इस घटना के बारे में अपने सभी साथियों को बताया, क्योंकि उनके एक एक आदमी को मारकर ऑर्क अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उन्हें 1 हफ्ते तक अपने खून को शांत रखना होगा। 4 दिन बाद उन्होंने एक ऑर्क को पकड़ा जब उन्हें उनकी पावर का अंदाजा हुआ। फिर गाबिरू भी अपने राज्य पहुंचा और कहने लगा कि उसके पिता ने ऑफर लेकर अपना एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कई सारी जातियां मिलकर उनके राज्य पर हमला कर सकती है। इसलिए उन्हें डिफेंस पर ज्यादा फोकस करना होगा। जिसके बाद उसने अपने पिता को कब्जे में ले लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो उसकी बात से राजी नहीं होंगे। अब लिजर्डमैन पर गाबिरू की राज है। उसने अपने पिता को वॉटेक स्पेयर भी छीन लिया है। गाबिरू अपने साथियों को दिखाएगा कि असली फाइटर कैसे लड़ता है। उसके ऑर्डर्स पर हर एक लिजर्ड ने अपनी फिरती का इस्तेमाल करके ऑर्क्स को डरना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसा करके वो सभी ऑर्क्स को खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात उस बेवकूफ गाबिरू को नहीं मालूम है कि एक और दूसरे ऑर्क्स को खबर अपनी शक्ति को डबल कर सकता है। इस बार बचे हुए ऑर्क्स की ताकत ऑरिक से भी कई ज्यादा बढ़ चुकी है और वो काफी खून खराबे के मूड में है। अगले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि उन ऑर्क्स का आतंक कहाँ तक बढ़ा।